What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बात आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो इतनी खामोशी से करो कि सक्सेस जो है वो शोर मचा दे। ये आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। ये बात यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, पर लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है यहाँ पर ये वाली बात। तभी आप लोग पहले ये ऊपर वाली बात आप लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तभी ये नीचे वाली बात जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये कि सबसे पहले आप लोगों को अपने माइंड को, अपने दिमाग को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ, आप लोग ये रेस जीत सकते हैं, और अपने माइंड में आप लोगों को वो रेस जीतनी पड़ेगी। फिर रियलिटी में आप लोग वो रेस जीत लेंगे। मिल्खा सिंह मूवी आप लोगों ने देखी होगी, भाग मिल्खा भाग वाली। तो भाग मिल्खा भाग जो मूवी है, उसमें क्या होता है बेसिकली, आप लोगों ने देखा होगा जब रनिंग वो करता है तो पहले अपनी आंखों में पूरे ट्रैक को एक बार नाप देता है बंदा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। उन्हें था कि एक तरीके से आंखों के सामने पूरा ट्रैक चल रहा है, तो इंसान जो है वो उस रेस को ऑलरेडी अपने दिमाग में जीत चुका होता है। बस अब वहां पर उसको बस दौड़ने की जरूरत रह जाती है। अगर इस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में कोई भी काम करना चाहते हैं, तो पहले आप लोगों को अपने माइंड को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये तो काम हो चुका है, अब इसके आगे मुझे क्या करना है। यानी कि जैसे आप लोग लाइफ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई काम आप लोग कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो पहले ये सोचिए कि वो पोस्ट ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुकी है। फिर उसी के तरीके से बिहेव करना आप लोग स्टार्ट कीजिए। अगर आप लोग उस पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, तो आप लोग अपने आप को कैसा फील करेंगे, वो चीजें फील करने की कोशिश कीजिए। और ये चीज एक बार आप लोगों ने अपने माइंड में करना स्टार्ट कर दी, तो ये समझिए कि आप लोग जो है एक ऐसे पाथ पर आ जाएंगे जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर इतनी एनर्जी रहेगी, बाहरी एनर्जी की आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। जब तक मोटिवेशन आप लोगों के अंदर से निकल कर नहीं आएगा ना, जब तक आप लोग उसको अंदर तक फील नहीं करोगे। बाहर के मोटिवेशन टेम्परेरी है, वो आप लोग सुनोगे और भूल जाओगे। वो उसको बस आप लोगों को एक तरीके से उन्हें होता है कि माचिस की तिल्ली चाहिए, बस एक तरीके से मोमबत्ती को जलाने के लिए। ये नहीं कि बार बार मोमबत्ती बुझ जा रही है, फिर से आप लोगों को माचिस की तिल्ली चाहिए। तो ये आप लोग तभी समझ पाएंगे जब आप लोग इस पर्टिकुलर गोल को समझ पाएंगे, जो काम कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तभी आप लोग चीजों को आगे समझ पाएंगे अच्छे से। ये पूरा प्रोसीजर होता है, आप लोगों का मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा काम करिए, अच्छे से दिन को स्टार्ट कीजिए, खुद पे खुद अंदर से मोटिवेशन आने लगेगा। अगर दिन अच्छे से स्टार्ट नहीं होगा, तो खुद पे खुद आप लोग अंदर से डाइवर्ट फील करेंगे, कोई काम अच्छे से नहीं करेंगे, डिमोटिवेट आप लोग रहने लगेंगे। तो अंदर की प्रक्रिया है ये सारी आप लोगों की। मॉर्निंग में मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो मैंने बोली थी कि 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी, तो मॉर्निंग में ये वीडियो आप लोगों की अपलोड कर दी है। नई जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी कंट्री में, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से आप लोग जानते हैं, और इसी के साथ में इसको आप लोग बोलते हैं एनईपी के नाम से भी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, काफी कुछ डिस्कस यहां पर किया गया है। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां पर यह कि ये पॉलिसी कितने नंबर की पॉलिसी है, यानी कि पहले नंबर की पॉलिसी है, दूसरे नंबर की पॉलिसी है, तीसरे नंबर की पॉलिसी है, या फिर चौथे नंबर की पॉलिसी है। तो कितने नंबर की पॉलिसी है आप लोगों को यहां पर बताना है, नंबर यानी कि ईयर बताना है आप लोगों को, इनका कौन कौन से ईयर में पॉलिसी आई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां पर ये जो ये पॉलिसीज लाई गई हैं, इस टाइम पर हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर कौन कौन हुआ करते थे जब जब ये पॉलिसी लाई गई है हमारी कंट्री में। दूसरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो एजुकेशन है वो हमारी कंट्री में आज की डेट में कहां पर रखा गया है, ये कौन सी लिस्ट में रखा गया है, ये सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये नहीं है कि कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, क्वेश्चन ये कि इससे पहले ये स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, तो कॉन्करेंट लिस्ट में इसको कौन से संविधान संशोधन के थ्रू इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया है, स्टेट लिस्ट से निकालकर, और कब वो संविधान संशोधन किया गया, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन, जो भी तमाम क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं, ये सारे, और इसी के साथ में बहुत कुछ डिस्कस किया गया पूरी वीडियो के अंदर में। अभी फिलहाल हमारी कंट्री में जो एजुकेशन के ऊपर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने के लिए बोला गया है, एक इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को देना है। इसी के साथ में और भी तमाम चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, बहुत कुछ वहां पर क्लियर किया गया है, किस तरीके की पॉलिसी है, कैसे काम करने वाली है, एमफिल की डिग्री को क्यों हटाया गया है, क्या कंडीशन बनी है, किस तरीके से कहां पर क्या क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो ये तमाम मुद्दे मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं, सारी एक तरीके से निचोड़ आप लोगों को, एक ओवरव्यू आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, और वीडियो ऑलरेडी टेलीग्राम पर भी आप लोगों को मिल जाएगी, और इस वीडियो के नीचे भी उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से उसको देख सके। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। हमारी कंट्री में कल 65,000 कोरोना वायरस के केस आप लोगों को देखने को मिले, बहुत बड़ी संख्या आप लोग ये बोल सकते हैं। टोटल मिलाकर सबसे ज्यादा जो टॉप पर चल रहा है 51 लाख केस के साथ में यूएसए, 30 लाख केस के साथ में ब्राजील, और 21 लाख केस के साथ में इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर है। 43,000 लोगों की जान जा चुकी है हमारी कंट्री में अब तक। 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं आंकड़ा जान जाने के मामले में ब्राजील। 1,65,000 लोगों की जान जा चुकी है यूएसए के अंदर।
तो ये डेटा आप लोग याद रखिएगा। कल आंध्र प्रदेश में 12,000 और जो महाराष्ट्र है इसमें आंध्र प्रदेश में 10,000 और महाराष्ट्र में 12,000 केस देखने को मिले। तो ये पैटर्न है आप लोगों के सामने क्या कंडीशन अभी बनी हुई है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 1,98,03,003 केस यहां पर आप लोगों के सामने हैं। जो ये रिकवर कर चुके हैं, जो सॉरी डेथ जिनकी हो चुकी है 7,29,568 लोगों की जान जा चुकी है। ये वो खुशनसीब लोग हैं जो यहां से रिकवर कर चुके हैं। 1,27,20,225 लोग। ठीक है, तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। बाकी जो संडे होता है, संडे और सैटरडे रिवीजन का आप लोगों का डे होता है। जो ऐसे आप लोगों को देता हूं मैं सैटरडे में, उस ऐसे को लिखने की कोशिश किया कीजिए। आंसर राइटिंग जितने अच्छे से आप लोग करेंगे उतना ही आप लोग अपने डेस्टिनेशन के करीब जाएंगे। जो आंसर राइटिंग नहीं करता है वो फिर पीछे रह जाता है। तो अपनी कमियां और खामियों को देखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। 3 आर्टिकल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। तो जो तीनों के तीनों आर्टिकल हैं आप लोगों को हिंदू न्यूज़पेपर के ही देखने को मिलेंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो कि आप लोगों के अलग से जो बच जाते हैं वो आर्टिकल देखने को मिलेंगे। और एक आज का जो आर्टिकल है यहाँ पर ये कनेक्टेड है, यहाँ पर जो बात करते हैं टेबल टॉप रनवे के बारे में। टेबल टॉप रनवे क्या है डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी जो दुर्घटना है उसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। इसके बाद में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वाला आर्टिकल देखेंगे और नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा वो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बात करेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए बहुत सारे इंटरव्यूज रिसेंटली अभी आप लोग सुन रहे होंगे या फिर आप लोगों ने मॉक इंटरव्यू भी सुने होंगे। तो एक पकड़ आप लोगों की होनी चाहिए टॉपिक के ऊपर। अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोगों को एक अच्छा एक्सप्लेनेशन उसके बारे में आना चाहिए, तभी आप लोग एक सही डायरेक्शन में अपने आप को ला पाओगे। अगर कोई भी आर्टिकल मैं आप लोगों को सुनाता हूं, यहां पर बताता हूं, समझाता हूं, तो आप लोग ये सोचा कीजिए कि प्रीलिम्स में इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस में आप लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर इंटरव्यू में आप लोगों से कोई पूछे तो वहां पर इसका क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो 3 डायमेंशनल अप्रोच आप लोगों को लेकर चलनी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तभी आप लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने सिलेबस के हिसाब से और अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पचा पाएंगे, वरना आप लोग उसको नहीं सही जगह यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर वीडियो के एंड में आप लोगों को आंसर देता हूं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो था वो काफी ज्यादा न्यूज में था, उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में जो यहां पर स्टेटमेंट है बोला गया है, आर्टिकल 192 है यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर कंफर्म करता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की। यानी कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर आर्टिकल 192 के तहत काम कर सकता है। अगर बात करें यहां पर हाई कोर्ट के हाथ में पावर जो है यह है आर्टिकल 251 के तहत। यानी कि हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट से रिलेटेड जो ये एक तरीके से जो इंप्लीमेंट करने वाली बात आती है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, तो ये 251 हाई कोर्ट के हिसाब से है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर यहां पर क्या है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है, हमारी कंट्री में क्या कंडीशन है, किस तरीके से चीजें चल रही है, कहां से निकल के आया, तो तमाम ये मुद्दे में आर्टिकल के साथ में डिस्कस करूंगा। वहां पर इसका आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर डिस्कस करेंगे, क्यों न्यूज में है वो भी जानेंगे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। तो आइए पहले हम लोग ये टेबल रनवे के बारे में जानते हैं कि क्या यहां पर कंडीशन है और क्या क्या सिचुएशन यहां पर बनी हुई है। तो पहले आप लोग यहां पर ये पिक्चर देखें, यहां पर इसको टेबल टॉप रनवे इसको बोला जाता है नॉर्मली, यानी कि टेबल के टॉप पर। टेबल के टॉप पर का क्या मतलब हो गया, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए यहां पर ये एक पर्टिकुलर कोई पहाड़ी है ऐसे, ठीक है, ये पर्टिकुलर कोई पहाड़ी है इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर ये जो पहाड़ी है हम लोग इस पहाड़ी को कट कर दें यहां से ऐसे, ठीक है, यानी कि इसको जब आप लोग कट कर देंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन हट जाएगा, तो ये एक प्लेन बन जाएगा यहां पर। यानी कि एक तरीके से बिल्कुल आप लोग यहां पर रनवे टाइप की स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि हवाई जहाज यहां से आके उतरे और फिर यहां पर ये कंडीशन बनी रहे। तो ये जो हो गया ये एक तरीके से टेबल टॉप रनवे हो गया, यानी कि एक ऊंची चोटी पर यहां पर ये रनवे हो गया। तो ये जो रनवे यहां पर बना हुआ है, एक तो ये रनवे हो गया, एक है कि ग्राउंड लेवल पर आप लोगों के सामने कोई रनवे है जो कि नॉर्मल आप लोग धरती पर देखने को मिलता है रनवे, जहां से हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। अगर जो ग्राउंड लेवल पर कोई रनवे है, हवाई जहाज उड़ाते हुआ जो पायलट है, अगर उसका माइंड थोड़ा इधर उधर भी हो गया, अगर उसको यहां पर लैंडिंग करनी है और वो 100 मीटर आगे जाकर भी लैंडिंग करेगा, तो आगे चल के इतना मार्जिन हो जाता है कि वो चीजों को बचा सकता है। थोड़ा सा जो जहाज है वो थोड़ा आगे जाकर रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मार्जिन वहां पर रहता है ग्राउंड लेवल पर। लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जैसे एग्जाम हॉल में आप लोग बैठे होते हैं, अगर आप लोग कोई भी अगर आप लोग एक प्रैक्टिस पेपर यहां पर लगा रहे हैं और उसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाता है तो काम चल जाएगा, पर लेकिन एग्जाम हॉल में अगर बैठे हुए तो वहां पर काम नहीं चलेगा, एक एक नंबर पर आप लोगों के सिलेक्शन जो है वो रुक जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अब की बार का जो कट ऑफ रहा है वो 98 के एयरफेयर में आप लोग कट ऑफ देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 200 नंबर के पेपर में से पूरा 50% भी कट ऑफ नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग सिचुएशन समझ सकते हैं कि यहां पर कंडीशन रहती है, यहां पर जैसा ये आप लोग यहां पर
जो एक तरह से टेबल टॉप रनवे देखने को मिलता है। यहां पर अगर यहीं पर इस पॉइंट पर ही आप लोगों ने जहाज को लैंड नहीं कराया तो यहां पर जाकर रुकना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और इतना मार्जिन देने की जगह ही नहीं है यहां पर कि आप लोग चीजों को संभाल पाओ। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा आप लोगों का जो हवाई जहाज है वो खाई में गिरेगा। तो यही कंडीशन रिसेंटली अभी केरला में देखने को मिली। केरला में सिचुएशन क्या थी, आप लोगों को ये पिक्चर देखकर ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर नॉर्मली मान लीजिए अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसके ऊपर लैंडिंग करानी है और वो थोड़ा सा 100 मीटर या 50 मीटर आगे चलकर लैंडिंग करा ले रहा है, तो फिर आगे चलकर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा और ये जाकर यहां पर खाई में गिरेगा, जो कि बहुत गहरी खाई होती है। तो ये एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ रनवे रहता है यहां पर। तो इसीलिए यहां पर अभी जब ये टॉपिक में पढ़ रहा था, इसी के साथ में कुछ इंटरव्यूज भी सुनना था, तो उसमें पायलट ये बताते हैं कि टेबल टॉप जो रनवे रहता है, ये जो टेबल टॉप रनवे, इसके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, क्योंकि टेक्निक्स और जो ट्रिक्स यूज की जाती है एक नॉर्मल पायलट के द्वारा, वो सेम टेक्निक और ट्रिक्स उसके द्वारा यहां पर भी यूज की जाती है। बस यहां पर ये होता है कि जो मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया, यानी कि ये वाला जो रनवे है, जो ग्राउंड पर रनवे है, यहां पर आप लोगों को गलती करने का चांस रहता है, क्योंकि मार्जिन है, आप लोग आगे चल सकते हैं, पर लेकिन यहां पर गलती करने का चांस नहीं हो रहता है। तो इसलिए बिल्कुल मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वरना अपनी जान तो जाएगी जाएगी, दूसरों की भी जान जाएगी। जैसे अभी यहां पर केरला वाले केस में देखने को मिला, दोनों पायलट की जान यहां पर चली गई। तो ये सिचुएशन तब देखने को मिलती है जब एक्यूरेसी नहीं रहती है, कोई और माइंड में दिक्कत चल रही होती है और जो कंट्रोल थोड़ा टूट जाता है, वेदर कोई अच्छा नहीं होता है, तो तब ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो अभी यहां पर जो प्रॉब्लम निकल कर आई केरला में, ये सेम प्रॉब्लम थी, जो कि रिसेंटली अभी आप लोग बोल सकते हैं कई सारी ऐसी पहले भी प्रॉब्लम देखने को मिल चुकी है। पास्ट जो इंसिडेंट्स के बारे में बात की जा रही है, एयर इंडिया की जो एक्सप्रेस फ्लाइट थी यहां पर जो देखने को मिली 2010 में, यहां पर ये कंडीशन देखने को मिली मैंगलोर के अंदर, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पाइस जेट की फ्लाइट थी 2017 में, तो ये भी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। कितने हमारी कंट्री में इस तरीके के एयरपोर्ट है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो एक एक कर यहां पर न डालते हैं। सबसे पहले तो टेबल टॉप एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं कि क्या ये सेफ है। तो अभी हमारी कंट्री में जो केरला के अंदर कोझिकोड में जो अभी ये कंडीशन देखने को मिली, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो स्टोरी क्या है आप लोग ये समझिए। ये 7 अगस्त की बात की जा रही है। बोइंग का 737 जो यहां पर बेसिकली एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो फ्लाइट थी, ये यहां पर कहां से चली, ये यहां पर चली दुबई से और इंडिया आ रही थी वंदे भारत मिशन के तहत। वंदे भारत मिशन ये कि हमारी कंट्री के जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको अपनी कंट्री में वापस लेकर आना है, तो उसके चलते ये मिशन हमारी कंट्री में चलाया गया। तो कंट्री में वापस आकर भी हमारी कंट्री के लोगों को हम लोग नहीं बचा पाए, कुछ लोगों की जान चली गई। 174 पैसेंजर थे, 10 इसमें इन्फेंट्स थे, 2 पायलट और 4 केबिन क्रू थे यहां पर। तो पहले इसने फ्लाइट को लैंड करने की कोशिश की, पर लेकिन जो फ्लाइट है वो लैंड नहीं करा पाए। फिर दूसरे टाइम जब उसने फ्लाइट को लैंड कराने की कोशिश की, तो फिर क्या रहा, फिर तो कंडीशन जो थी, सीधी फ्लाइट जो थी वो वैली में जाकर गिर गई। तो दोनों पायलट जो है जो अपनी जान गंवा बैठे, तो इसके चलते यहां पर सिचुएशन देखने को मिली है। पर लेकिन कोई फायर नहीं थी बोर्ड के अंदर, अगर आप लोग बोले कोई आग लगी हुई है, कोई और कंडीशन थी। बस कहने का मतलब यह कि जिस पॉइंट पर लैंड करना था उस पॉइंट पर लैंड ना करके थोड़ा आगे लैंड किया गया, और जिसकी वजह से एक कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो यहां पर अगर अभी बात करें हम लोग, तो डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है और इसी के साथ में जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो रिकवर कर लिए गए। उनके बेस पे यहां पर चीजों को समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या क्या कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो टेबल टॉप जो एयरपोर्ट है यहां पर, वो फिलहाल अभी ये न्यूज में आ गए हैं, क्योंकि ऐसे कई सारी कंडीशन यहां पर भी बन चुकी है। या तो कोई प्लेटू देखने को मिलेगा या कोई हिली स्पॉट देखने को मिलेगा सरफेस, जहां पर टेबल टॉप एयरपोर्ट है। अब टेबल टॉप एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बात मैं आप लोगों से और करूं तो आप लोग यहां पर समझ पाएंगे। अगर आप लोग यहां पर गए भी हैं कभी इन पर्टिकुलर एरिया में, तो भी आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। टेबल टॉप एयरपोर्ट हमारी कंट्री में ये यहां पर लिंगपुई मिजोरम के अंदर देखने को मिलेगा। शिमला और कुल्लू वाला जो यहां पर तो काफी लोग जाते हैं, ये आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में पाकयोंग सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगा। मैंगलोर कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगा। कजिकोड और किन्नूर ये केरला के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोगों ने बात की कि यहां पर मैंगलोर वाले पे भी दुर्घटना हो चुकी है और इस वाले पर भी अभी आप लोगों को दुर्घटना देखने को मिली है। तो ये जो सिचुएशन रहती है, इस सिचुएशन में सीधी सीधी कंडीशन यहां पर यही है कि अगर आप लोग जो वर्ड यूज करें ना टेबल टॉप एयरपोर्ट, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। जैसे आप लोगों को बोलते हैं ना कि हमारे संविधान में क्या बजट नाम का कोई शब्द है, तो बजट नाम का कोई शब्द ही नहीं है संविधान में। वहां पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये आप लोग बताइए, काफी बार इसको डिस्कस कर चुका हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में आर्टिकल जरूर लिखेगा। देखिए एक बच्चे ने पूछा कि क्या सर सारे आर्टिकल रटने हैं, सारे आर्टिकल याद करने हैं। तो देखिए अगर ऐसा करने बैठोगे तो एक ये समझिए कि आप लोगों का कंप्यूटर जो होना चाहिए वो रजनीकांत के रोबोट वाला कंप्यूटर होना चाहिए, चिट्ठी। तो चिट्ठी का माइंड नहीं चाहिए यहाँ पर यूपीएससी को। यूपीएससी को बेसिकली आप लोगों की अंडरस्टैंड करने की क्षमता होनी चाहिए और कुछ चीजें आप लोग याद रख सकें, यानी कि सारी चीजें आप लोग याद रख सकें। यानी कि जो चीजें न्यूज में है, तो न्यूज में टोटल मिलाकर एक साल में मुझे नहीं लगता
जाता है कि 40 से 50 से ज्यादा आर्टिकल न्यूज में रहते होंगे, तो 30-40 आप लोग लगा लीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो ये आर्टिकल टोटल आप लोगों को बस याद करने, इसके अलावा कोई आर्टिकल आप लोगों को याद नहीं करने। इसके अलावा अगर आप लोग आर्टिकल रट रहे हैं बैठकर, तो इसका मतलब यह कि आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर ही नहीं है, आप लोग किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि रैंडमली कोई भी आर्टिकल नहीं पूछा जाएगा। 1-2 साल के अंदर अंदर जो भी आर्टिकल न्यूज में होगा वही आप लोगों से यहां पर एक तरीके से स्टेटमेंट में दिया जा सकता है। तो ये आप लोग कंफ्यूजन मत रखिए कि सारे आर्टिकल रट रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग डेली लेक्चर सुनते हैं, एनालिसिस या फिर आप लोग रिवीजन करते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो इतनी बार चीजें रिपीट हो जाती हैं कि वो चीजें आप लोगों को वैसे भी याद रखने रहती हैं आप लोगों की, यानी कि 3-4 बार आप लोग ऑलरेडी रिकॉल कर लोगे अगर लेक्चर की बात करें, क्योंकि वो न्यूज रिपीट होती रहती है। तो ये याद रखेगा। तो जैसे मैंने बात की बजट जो है वो संविधान में नहीं है, ऐसे टेबल टॉप जो एयरपोर्ट है, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है उसमें ये टर्म जो है ये मेंशन नहीं की हुई है। हमारी कंट्री में खुद से यहां पर इसको ये टर्म यूज की जा रही है, जिसका कोई रेफरेंस आप लोगों को और जगह नहीं देखने को मिलेगा। बस हमारी कंट्री में ये एक तरीके की नॉर्मल टर्म हो गई है, हम लोग इसको यहां पर यूज करें, टेबल टॉप एयरपोर्ट जो यहां पर वर्ड यूज किया जा रहा है। अगर बात करें यहां पर जो अटेंशन अभी देखने को मिल रही है, तो ये पहली बात नहीं है, इससे पहले भी यहां पर मंगलुरु 2010 में देखने को मिला था। तो ये जो फ्लाइट यहां पर आ रही थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की, ये दुबई टू मंगलुरु आप लोगों को यहां पर देखने को मिली फ्लाइट, तो जिसके चलते यहां पर ये एंटीना हिट किया और वहां पर उसमें आग लग गई, फायर लग गई यहां पर इसमें, तो उस टाइम पर ये कंडीशन देखने को मिली। तो ये इस तरह की सिचुएशन भी कई बार देखने को मिल जाती है। तो देखिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर याद रखिएगा, रनवे एंड सेफ्टी एरिया। देखिए रनवे एंड सेफ्टी एरिया क्या होता है, जिसके बारे में मैं भी आप लोगों से बात कर रहा था। अगर मान लीजिए कोई यहां पर फ्लाइट उड़ा रहा है, ठीक है, तो यहां पर ये एयरपोर्ट हो गया, यहां खत्म हो गया, इसके बाद में भी थोड़ा सा एरिया यहां पर ऐसा होना चाहिए ताकि किसी से अगर नहीं रुक रही है यहां तक जो अपना जहाज है, तो थोड़ा आगे लेकर भी उसको जा सके, आगे लेकर जा सके। इसको रनवे यानी कि थोड़ा सा और रनवे को एक्सटेंड कर दिया गया, और सेफ्टी एरिया यहां पर होना चाहिए, जो बेसिकली ये सेफ्टी एरिया है। रनवे तो ये हो गया और सेफ्टी एरिया ये हो गया। तो रनवे एंड सेफ्टी एरिया जो है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। नॉर्मली अगर उसमें बैलेंस आप लोग नहीं बना पाते हैं तो फिर इस तरीके की दुर्घटना देखने को मिलती है। तो रनवे एंड सेफ्टी एरिया 240 मीटर के करीब आप लोगों को यहां पर बात की जा रही है कि आप लोगों को यहां पर होना चाहिए। पर लेकिन कई सारे एरिया में यहां पर 90 या फिर उससे भी कम देखने को मिलता है, और कई जगह तो ये बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है, जो रिकमेंड किया गया 240 मीटर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा रनवे एंड सेफ्टी एरिया कितना होना चाहिए। तो रिकमेंड जो किया जाता है यहां पर ये 240 मीटर के करीब यहां पर रिकमेंड किया जाता है। और रिकमेंड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो ये है यहां पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि यहां पर रनवे सेफ्टी एरिया जो है वो किसके द्वारा बताया जाता है, कितना इसका एरिया होना चाहिए। तो ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन के थ्रू यहां पर ये काम किया जाता है। तो ICAO जो है यहां पर इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। ये नॉर्मली जो मैंडेटरी है 90 तो होना ही चाहिए, पर लेकिन रिकमेंडरी 240 है, 90 से कम नहीं होना चाहिए। और यहां पर जो अभी केरला में ये कंडीशन देखने को मिली, यहां पर तो ये 90 भी नहीं था, यानी कि कहानी खत्म थी यहां पर। तो तब ये कंडीशन सामने निकल कर आती है। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर कोई दुर्घटना होगी और उसका आप लोग एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को अपनी गलती जो है पकड़ में आने लगेगी कि गलतियां क्या है। कहीं तो आप लोगों को ज्योग्राफिकल कंडीशन जो अच्छी नहीं देखने को मिलती है, कहीं वेदर खराब रहता है, कहीं यहाँ पर और एरिया बढ़ा ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो पहाड़ी के ऊपर है, तो कहाँ से जमीन लेकर आएंगे, तो वो भी कंडीशन है। तो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, या फिर एक्सपर्ट जो पायलट हैं उन्हीं को वहाँ पर जो फ्लाइट उड़ाने के लिए वहाँ पर आप लोगों को देनी चाहिए। नॉर्मल वे पर जो फ्लाइट उड़ाते हैं उनको वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करानी चाहिए। तो ये कई सारी कंडीशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर बात की जा रही है एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है हमारी कंट्री में, जिसको ATC के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या काम करती है, ATC जो है हमारी कंट्री में जुडिक्शन है, ताकि जो पायलट है उसको वेदर कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म किया जाए। विजिबिलिटी कितनी है, हवा चल रही है नहीं चल रही है, हवा इस तरीके से, या फिर किस तरह की विजिबिलिटी है, रेन हो रही है नहीं हो रही है, ताकि जो पायलट है उसको सारी सिचुएशन समझाई जा सके ग्राउंड लेवल पर। ATC ने नॉट गिवन क्लियरेंस, इस तरीके से क्लियरेंस नहीं देते हैं अगर विजिबिलिटी बिलो मिनिमम एक तरीके से कंडीशन से नीचे है, तो यहां पर ये रहता है। तो ATC जो है यहां पर वो स्टॉप नहीं कर सकती यहां पर पायलट को, वो एक तरीके से बता सकती है कि ऐसा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ATC कैन नॉट स्टॉप द पायलट। ठीक है, तो एक तरीके से यहां पर एक तरीके से बस वो उसको रिकमेंड दे सकती है कि हाँ इस तरीके की कंडीशन यहां पर बनी हुई है। अगर हम लोग अपनी कंट्री के एविएशन के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग के पुराने ढांचे चल रहे हैं, हम लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से, और लेटेस्ट जो भी रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से, तभी हम लोग इस तरीके जो एक्सीडेंट है वो रोक पाएंगे। वरना लोगों की जान जाती रहेगी, कुछ दिन हम लोग याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे और फिर ऐसी सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर इससे आप लोगों को बचना है तो थोड़ा सा आप लोगों को चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बात बताई अभी, टेबल टॉप रनवे, ये एयरपोर्ट, ये सारी चीजें, और ये सारी कंडीशन की कितना होना चाहिए, 240 जो रनवे और सेफ्टी एरिया होना चाहिए, कौन यहां पर इसको बताता है। तो ये तमाम चीजें आप लोगों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है उसको काफी डिटेल में समझाया गया है, एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। और न्यूज में किस लिए फिर से यहाँ पर अभी जो बात कर रहे हैं, आप लोगों को पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो यहाँ पर बीजेपी के एक जो बीजेपी से रिलेटेड जो मेंबर हैं उनकी बाइक यूज कर रहे थे। इसके ऊपर यहाँ पर प्रशांत भूषण साहब ने कमेंट किया और फिर बोला गया पिछले 6 साल में जो हमारी कंट्री का जो कोर्ट है उसने कहीं ना कहीं एक तरीके से जो लोगों का ट्रस्ट है वो भी डिस्ट्रॉय है और एक तरीके से कोर्ट जो है वो आगे भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये 4 चीफ जस्टिस बोला गया पास्ट के जो गए हैं उनकी वजह से कंडीशन देखने को मिल रही है। तो यहां पर अभी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो था ये काफी ज्यादा न्यूज में यहां पर आ गया। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो सेकंड पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको कट कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो बात की जा रही है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है। बेसिकली कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक तरीके का यहां पर कॉन्सेप्ट है जो कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन जो है हमारी कंट्री में वो एक तरीके से उसकी जो गरिमा है वो बनी रहे, उसका जो अनवांटेड क्रिटिसिज्म कोई न करे, फालतू में उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ये एक तरीके की पनिश करने वाली एक लीगल मैकेनिज्म है जो कि फिर से न्यूज में आ गई है। न्यूज में किस लिए आ गई है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर ये सुमोटो एक्शन लिया जाता है, यानी कि अपने आप ही एक्शन ले लिया जाता है। प्रशांत भूषण जो है ये एक एडवोकेट है, एक्टिविस्ट है, जिनके खिलाफ यहां पर ये अभी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट देखने को मिल रहा है। तो यहां पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है यहां पर ये कॉन्सेप्ट जो है ये किस तरीके से यहां पर पावर में आता है, किस तरीके से यहां पर ये न्यूज में रहता है। तो ये आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगा, पर लेकिन आया कहां से निकल के है वो यहां पर समझ लेते हैं। देखिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक टाइम पे जो पुराने टाइम में राजा रजवाड़े हुआ करते थे वो एक तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे। पहले तो यानी कि राजा के हाथ में जुडिशरी पावर होती थी तो कहते थे कि राजा से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो राजा ने बोल दिया वही सत्य है, यानी कि बोस इज ऑलवेज राइट। तो पहले तो यहां पर ये चीजें चली। आगे चल के इंग्लैंड के अंदर जो कॉमन लॉज बने, प्रिंसिपल, ये प्रोटेक्ट करने लगे जुडिशियल पावर ऑफ किंग, यानी कि यहां पर जुडिशियल पावर ऑफ किंग उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगे ताकि इससे यहां पर प्रोटेक्ट किया जा सके, कोई फालतू के क्वेश्चन न पूछे और ये ना बोले कि ये तो अपनी चलाता है, ये करता है, फलां ढिमका ना, तो वो इस तरीके से उसके मुंह से आवाज ना निकले। आप लोग समझ सकते हैं अगर किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, कोई आवाज नहीं उठाएगा तो फिर चीजें जो है वो फ्लो में चलती रहेंगी, यानी कि जैसा चाहता है राजा उसी तरीके से वो चीजों को करता रहेगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि मैक्सिमम जो जनता है वो अपने डे बाय डे के काम में ही काफी ज्यादा व्यस्त रहती है। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेगा। आगे बात करूं यहां पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में, तो ये स्टैट्यूटरी बेसिस इसको दिया गया है। स्टैट्यूट मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, लॉ के थ्रू बनाई गई, यानी कि पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाएगी। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई स्टैट्यूटरी बेसिस है? जी हाँ बिल्कुल है, इसका स्टैट्यूटरी बेसिस है हमारी कंट्री में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, जिसके हिसाब से ये काम करता है और यहीं से ही चीजें निकल कर आई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट की फॉर्म में। नेक्स्ट जो बात की गई है, अगर बात करें हमारी कंट्री में तो प्री इंडिपेंडेंट भी यहां पर कंटेम्प्ट का कोर्ट यहां पर लॉ ऑफ कंटेम्प्ट हुआ करता था, इसी के साथ में हाई कोर्ट्स के अंदर भी। और बात करें यहां पर प्रिंसली स्टेट जो थे वे भी यहां पर ऐसे लॉ को यूज करते थे ताकि कोई उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क न उठा सके। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप लोग बात करें हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इसको हमारे संविधान में भी इसको जगह दी गई। पर लेकिन एक और बात आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि इनके द्वारा ये कमेंट किया गया इनडायरेक्ट वे में, ये इनके फंडामेंटल राइट का हनन है। आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर इन्होंने कमेंट लिखा है, इन्होंने एक तरीके से, पर लेकिन इनके फंडामेंटल राइट का भी हनन यहां पर हो रहा है एक तरीके से, कि हाँ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब आप लोग बात करते हैं तो वो चीज यहां पर देखने को मिलेगी। तो दोनों में क्लैश हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच में और इसी के साथ में फंडा जो यहां पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में। तो यहां पर जीतेगा कौन? जीतेगा वो जिसके हाथ में पावर होगी। तो यहां पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वाला जो मुद्दा है वो ज्यादा सामने निकल कर आ रहा है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो यहां पर इनके दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी से रिलेटेड भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 129 है, ना कि 192 है। आर्टिकल 129 है जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर देता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए, और इसी के साथ में हाई कोर्ट के हाथ में पावर देता है आर्टिकल 215, ना कि 251। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत थी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों मैंने अपोजिट कर दिया। यहां पर ये 192 कर दिया 29 का, और यहां पर 251 कर दिया, क्योंकि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनका कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्ट भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बन जाते हैं। तो हाई कोर्ट के हाथ में पावर रहती है। तो दो ही ऐसे कोर्ट है हमारी कंट्री में जिनके हाथ में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की पावर रहती है, एक हो गया हाई कोर्ट और दूसरा हो गया यहां पर जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों के बारे में आर्टिकल याद रखिएगा, और हमारी कंट्री में स्टैट्यूटरी लॉ है ये, जो कि यहां पर काम करते हैं 1971 के हिसाब से। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। अगर आगे बात करें यहां पर कंटेम्प्ट के बारे में हम लोग यहां पर, तो इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक तो बोला गया सिविल और दूसरा बोला गया क्रिमिनल। तो जो सिविल कंटेम्प्ट है यहां पर वो एक तरीके से अगर कोई विलफुल डिसओबे करता है एक तरीके से, या फिर विलफुल ओबे को ब्रीच करता है, यानी कि जो भी यहां पर एक तरीके से जो आज्ञा दे रखी है उसको ब्रीच करता है, यहां पर कोर्ट की नहीं मानता है यहां पर इस तरीके से, तो ये सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आता है। यानी कि एक तरीके से जो कोर्ट ने बोला उसको फॉलो नहीं करा, इनडायरेक्ट वे में आप लोग वो ऐसे बोल सकते हैं, और ये इसकी इच्छा हो रही है ऐसा नहीं करने की। तो अगर विलफुली ऐसी हरकतें करता है तो ये बातें निकल कर आती है।
क्रिमिनल कंटेंट में क्या आता है, अगर कोई वर्ड गलत यूज करते हैं, रिटन या फिर स्पोकन, साइन या फिर एक्शन या फिर कोई स्कैंडलाइज चीजों को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये एक तरीके से ये यहां पर ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ये इमेज को लोअर करने की कोशिश करता है, ट्रेंड्स टू लोअर द ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट, उसको कम करने की कोशिश करते हैं, ये चीजें देखने को मिलेगी। या फिर कोई किसी तरीके से प्रिजुडिस या फिर इंटरफेयर करता है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर तब देखने को मिलेगा। इंटरफेयर करता है ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जुडिशरी के अंदर तो देखने को मिलेगा, यानी कि एक तो जस्टिस प्रोसीजर होता है, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी अगर कोई इंटरफेयर करता है तो भी यहां पर ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में माना जाता है। तो यहां पर जो पनिशमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 6 महीने की जेल हो सकती है और फाइन लगाया जा सकता है 2000 तक का। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चलते यहां पर 6 महीने तक तो जेल में डाला जा सकता है आराम से इंसान को। तो ये एक अच्छा तरीका है यहां पर एक तरीके से चीजों को टैकल करने का। पर लेकिन इसका भी क्रिटिसिज्म भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बोला जा रहा है कि व्हाट इज, अगर हम लोग बोले थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फिर क्या नहीं होगा, इसका मतलब तो ये जो भी बोलोगे आप लोग यहां पर ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के उसमें आ सकते हैं और पता चला किसके ऊपर क्या क्या केस यहां पर लगे। तो यहां पर बात की जा रही है फेयर और एक्यूरेट जो रिपोर्टिंग होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग की, यानी कि जो भी वहां पर चल रहा है एक्चुअल में वही बताया जा रहा है, तो एक तरीके से वहां पर आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शिकार नहीं बनेंगे। इसी के साथ में नोर एनी फेयर क्रिटिसिज्म और मेरिट ऑफ द जुडिशियल ऑर्डर, ठीक है, आफ्टर द हियरिंग, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अगर कोई केस था वो सुन लिया गया, उसके बाद में अगर केस जो है उसका क्रिटिसाइज आप लोग कर रहे हैं कि हाँ केस में ये चीजें थी, इनको ऐसे भी देखा जा सकता था, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, जुडिशियल ऑर्डर को लेकर उसकी मेरिट्स के ऊपर, तो भी आप लोगों को यहां पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो ये यहां पर बोला गया, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर एक चीज को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कैटेगरी में रखा गया, तो ऑल्टरनेटिव भी है, ये भी यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट यहां पर बोला गया कि क्या ट्रूथ है कि आप लोग कंटेम्प्ट जो चार्ज है वो यहां पर इस ट्रूथ ए डिफेंस अगेंस्ट ए कंटेम्प्ट चार्ज। देखिए नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आज की डेट में आप लोग कोई कंडीशन देखते हैं तो सिचुएशन ये निकल के आती है जिसके हाथ में भी पावर है, सबसे पहले वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जबकि वो पावर दे रखी है जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहां पर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, अगर कोई मिसकंडक्ट हो जाता है जुडिशरी के अंदर, कोई इंडिविजुअल मेंबर या फिर कोई और यहां पर गलत हरकतें करता है, कई बार उसको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश यहां पर की जाती है इस पर्टिकुलर लॉ के थ्रू। एक्ट जो है यहां पर ये अमेंड किया गया 2006 में, इंट्रोड्यूस किया गया कि एक तरीके से वैलिड डिफेंस होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए अगर आप लोग अपने आप को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के एक तरीके से दायरे में आप लोग ला रहे हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में यहां पर होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में वहां पर आप लोग कंटेम्प्ट की जो प्रक्रिया है वो आप लोग लगा पाइए, ना कि यहां पर वैसे आप लोग ये प्रक्रिया लगाइए। आप लोग यहां पर ये बताइए जो यहां पर इनके द्वारा ये कमेंट लिखे गए थे यहां पर कि इसमें आप लोग इसको क्या सोचते हैं, ये सही है या फिर गलत है, क्योंकि एक तरीके से यहां पर जो एक तरीके से जो रूलिंग पार्टी है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी जो बाइक यूज कर रहे हैं, तो इसको चलते हुए पब्लिक में यहां पर सबको दिखा रहे हैं, तो ये कंडीशन ये बनती है निकल के कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसके फेवर में काम कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ऐसी बातें यहां पर सामने निकल कर आती है। तो ये जो कमेंट इनके द्वारा कहे गए इनके बारे में आपकी क्या राय है, इनके द्वारा सही बोला गया है फिर गलत बोला गया है, तो आप लोग अपनी राय क्या रखते हैं इसके बारे में। देखिए कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों को बताता हूं उसके बारे में थोड़ा सोचा कीजिए, तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में भी, तभी आप लोग सही चीजों से उसको समझ पाएंगे, ठीक है, और वही आप लोगों को इंटरव्यू में काफी सहायता पहुंचाने वाला है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। तो नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बात करें, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग EIA के नाम से भी जानते हैं। ये अभी हमारी कंट्री में 2020 में नोटिफिकेशन निकल कर आया, जिसको इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 आप लोग बोल रहे हैं। ये इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके द्वारा ये पब्लिश किया गया और ये बोला गया कि ये जो ड्राफ्ट है हमारी कंट्री में, ये 2006 का जो हमारी कंट्री में रूल है उसको रिप्लेस करेगा, और इसी के साथ में ये किसके अंडर आता है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में आता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट आप लोगों से प्रीलिम्स से भी पूछे जा सकते हैं। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है ये आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर में, और पूरा प्रोसीजर जो है किस तरीके से इंपैक्ट डालने वाला है, तो मेंस के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर बात की जा रही है कि एक साइंटिफिक एस्टिमेशन लगाया जाता है, अगर कोई प्रोजेक्ट है वो उन प्रोजेक्ट का इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, जैसे माइन हो गया, ठीक है, खुदाई की जा रही है यहां पर आयरन ओर वगैरह की, इरिगेशन के लिए कोई डैम यानी कि बांध बनाया जा रहा है, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट या फिर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कोई लगाया जा रहा है, तो इसको यहां पर चेक करना होता है, साइंटिफिक एस्टिमेशन लगता है इसका। नेक्स्ट यहां पर पब्लिक कंसल्टेशन भी काफी ज्यादा जरूरी है, यानी कि पब्लिक से भी पूछा जाए कि भैया आप लोगों के एरिया में ये हो रहा है, आप लोगों का ओपिनियन क्या है, आप लोग इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, तो पब्लिक का भी ओपिनियन यहां पर माना जाता है।
पर लेकिन जो अभी नया यहाँ पर फोर्स में लाने की बात की जा रही है, वहां पर जो है एक तरीके से रिमूव कर दिया है सेवरल जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज है, जैसे पब्लिक जो कंसल्टेशन है उसके ऊपर काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया अभी नई जो रूल निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ में जो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको यहाँ पर एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है और कई बार इन्फॉर्मेंट इम्पैक्ट एस्टीमेट से बाहर रखा जाता है, वो कैटेगरी B2 के अंदर में आते हैं। अभी कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि कैटेगरी B2 के अंदर डाल दिए गए ताकि गवर्नमेंट जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एस्टीमेट से बच सके। तो जैसे ऑफशोर एंड ओवरशोर ऑयल हो गया, यानी कि जैसे समुद्र के अंदर जाकर या फिर समुद्र के किनारे पर जो ऑयल होता है वो निकाला जाता है, गैस निकाली जाती है, सेल गैस यहां पर देखने को मिलेगी, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये सारी कंडीशन जो 25 मेगावाट तक की बात की जा रही है। इरिगेशन प्रोजेक्ट यहां पर 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर वाले, स्मॉल एंड मीडियम मिनरल जो बेनिफिशरीज यूनिट है, स्मॉल जो फाउंडेरीज हैं बेसिकली इन्वॉल्व करती हैं, फर्नेस यानी कि भट्टी वगैरह जिसमें जलाई जाती है। तो ये सारी कई सारी चीजें बोली है। सीमेंट के प्लांट हो गए, भट्टा हो गया जो ईंट लगाने वाला, ठीक है, एसिड से रिलेटेड अमोनियम जहां पर बात की जा रही है, फास्फोरस और अमोनिया, ये जो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे रिलेटेड अगर कोई यूनिट लगाई जा रही है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के तहत, तो ये सारी चीजें जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर अगर आप लोग इस तरीके से कंडीशन लेके चलोगे तो फिर ये प्रोजेक्ट सारे वो होंगे जिन पे कोई भी इन्वायरमेंट इंपैक्ट एस्टीमेट नहीं होगा। कोल और नॉन कोल जो मिनरल है, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि सोलर जो फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट है, ये इनको भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग ये समझिए ये सारे प्रोजेक्ट जो है इन्वायरमेंट पर कितना नुकसान डालने वाले हैं। तो जो एग्जाम्पशन यहां पर दिया जा रहा है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एस्टीमेट का, पब्लिक कंसल्टेशन जो है B2 कैटेगरी में उसको डाल दिया गया ताकि इन्वायरमेंट जो है वो यहां पर एक तरीके से अपने हिसाब से काम करते रहे, पर लेकिन इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कोई इसको चेक करने वाला न हो। पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट क्लियरेंस, ये तो खतरनाक चीज है। ये क्या है, अगर मान लीजिए आप लोग कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं किसी जंगल के अंदर, तो आप लोग प्रोजेक्ट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट लगाने के बाद में आप लोग का क्लियरेंस देख लेंगे, यानी कि तब चेक कर लेंगे कि आपने सही किया है गलत किया है। उसने पेड़ काट दिए, वहां पर जीव जंतु की जान चली, उनके रहने की जगह चली गई, वहां पर उनकी शांति खत्म हो गई, तो आप लोग बोल रहे हैं कि पहले से ये सारे काम कर लो, उसके बाद में हम लोग देख लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये कितने हद तक सही है तो वो यहां पर देखने को मिलता है। नोटिस पीरियड जो है पब्लिक का, ये पहले 30 दिन हुआ करता था, इसको घटाकर 20 दिन कर दिया गया। आप लोग ये समझिए अगर किसी गवर्नमेंट काम को आप लोग कराना चाहते हैं तो 10-12 दिन का तो पता ही नहीं चलता है, चक्कर काटने में निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये काफी बड़ी बात है यहाँ पर जो कि सोचनी पड़ेगी हम लोग को। इसी के साथ में अगर बात करें प्रोजेक्ट जो मॉडर्नाइजेशन और जो एक तरीके से एक्सपेंशन की बात की जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए जो नॉर्म्स हैं वो लिबरल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो आप लोग एनुअल रिपोर्ट पहले 2 बार हुआ करती थी, आज के डेट में उसको 1 बार कर दी गई है ताकि ज्यादा न्यूज में ना आए और ज्यादा लोग इसके बारे में डिस्कस न करें। तो ये सारी चीजें जो यहां पर भी निकलकर सामने आ रही हैं, ये हम लोग को मजबूर कर रही है सोचने के लिए कि किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। नए रूल जो है वो इनेबल कर रहे हैं पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ऑफ वायलेंस, यानी कि एक तरीके से आप लोग यहां पर बर्बाद करके चीजों को उसके बाद में काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो चोर है उसी को बोला गया है कि आप लोग खुद बताइए आप लोगों ने चोरी की है या फिर आप लोगों ने किस तरीके से आप लोगों से गलती हुई है। यानी कि जैसे मैंने बोला नहीं था कि अगर पुलिस वाला किसी का गलत एनकाउंटर कर देता है तो पुलिस से ही यहां पर एक्सप्लेनेशन माना जाता है कि आप लोग बताइए कि आप लोगों ने यहां पर ये जो एनकाउंटर किया है ये गलत तरीके से नहीं, गलत इंटेंशन से नहीं किया गया, इसको प्रूफ करना है आप लोगों को खुद ही। तो यार सामने वाला बंदा तो शामदाम दंड भेद लगा के सोल्यूशन निकाल लेगा। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है यहां पर अप्रेजल कमेटी जो रेगुलेटरी है उनके बारे में बात करें तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये, अगर कोई वॉयलेटर है और प्रमोटर है तो वही यहां पर बात रख सकते हैं। आप लोग यहां पर यानी कि पब्लिक यहां पर आकर बात नहीं कर सकती है, उनको कंप्लीटली बाहर निकाल दिया गया, कोई और यहां पर आकर इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अप्रूव्ड किया जाता है यहां पर विद कंडीशन, ठीक है। एक तरीके से यहां पर जो बात की जा रही है इकोलॉजिकल डैमेज जो है वो रिपोर्ट की जाएगी, तो यहां पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से काम किया जाएगा, ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन ये बोलने की कोशिश ही की जा रही है, एक्चुअल में कुछ और ही यहां पर देखने को मिल रहा है। जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है पर कंपेयर करें इसको ग्लोबल के साथ में, तो हमारी कंट्री का जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है ये जो एक तरीके से काम करता है, तो सबसे पहले तो पब्लिक कंसल्टेशन के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर इंडिया के रूल के बारे में बात करें, फॉल्टी इन्वायरमेंट इंपैक्ट एस्टीमेट कराने की कोशिश करते हैं। वो नहीं कहते कि चलो ताम झाम लगा के थोड़े पैसे दे दो कि यार क्लियरेंस दे दो, प्रोजेक्ट लग जाएगा, कुछ परसेंटेज तुम भी रख लेना। तो इस तरह की कंडीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि करप्शन नजर आता है। इसी के साथ में इग्नोर किया जा रहा है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर फोकस ही नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी कंडीशन इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर कुछ चीजें अच्छी देखने को मिलेगी। आर्थस ये कन्वेंशन है 1998 का, जिसके चलते इन्वायरमेंटल जो राइट है और जो ह्यूमन राइट है उनको लिंक कर देखा गया है। अगर एक तरीके से ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है, इन्वायरमेंट यहां पर सही काम नहीं चल रहा है, इन्वायरमेंट में दिक्कत हो रही है,
तो ह्यूमन राइट के हिसाब से भी यहां पर काम किया जा सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस देकर चलते हैं। ऑल स्टेक होल्डर गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहती है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाए तो पब्लिक और पब्लिक अथॉरिटी के भी यहां पर एक तरीके से कंसल्ट करने का एक डेमोक्रेटिक एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यूरोपियन यूनियन जो है यहां पर ये क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी कंसर्न रहकर चलती है, पर हमारी कंट्री में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है अगर ये सारी चीजें चलती हैं, हमारी कंट्री में अपने हिसाब से काम किया जाता है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो हमारी कंट्री में वो नहीं कहते चलने दो वाली जो नीति है वो काफी इंप्लीमेंट रहती है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यहाँ पर डी हो गया। ये 192 और ये 251 बोला गया, जबकि यहाँ पर जो बात की जा रही है ये 129 और 215 है। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है यहाँ पर एक्ट 1971 का, जिसके हिसाब से ये काम आप लोग करते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है। इसी के साथ में जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो यहाँ पर जो लिंक आप लोगों के सामने है इस पर क्लिक कर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं और इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। बाकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाली, और सारी पीडीएफ जो भी है वो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, सारे लेक्चर की एक जगह इकट्ठी मिल जाती है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।